everyone, welcome to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to do our third type of hypersensitivity reaction. दो टाइप्स हम इसके कर चुके हैं. अगर पहले किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या आप माइक्रोबायो की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हमें बोला है कि जो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 रिएक्शन है उसे क्या बोला जाता है? इम्यून कम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी. अब ये क्या होता है? इम्यून कम्प्लेक्स क्या होता है? मेडिएटेड तो समझ आया कि इम्यून कम्प्लेक्स की वजह से ये हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है. ठीक है, तो मेडिएटेड तो एक मतलब बता रहे हैं कि ये चीज हाइपर सेंसिटिविटी कर रही है. तो ये इम्यून कम्प्लेक्सेस क्या है देख लेते हैं हम. तो क्या होता है, हमें पता है हमारी बॉडी में जब भी कोई एंटीजन एंटर होता है, जब भी कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी क्या है, उस एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है. क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है. अब ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं इन एंटीजन को. ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी हमें पता है एंटीबॉडी स्पेसिफिक होते हैं. तो एंटीजन और एंटीबॉडी जब कंबाइन हो जाते हैं, जब क्या हो जाते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिनको हम और क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं इम्यून कम्प्लेक्सेस. क्या बोलते हैं? इम्यून कम्प्लेक्सेस. ओके, तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स का ही दूसरा नाम है इम्यून कम्प्लेक्सेस. और इन्हीं की वजह से जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, तो वो होता है टाइप 3 रिएक्शन, या तभी बोला जाता है इम्यून कम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी. ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल केस में क्या होता है, जो ये हमारे एंटीबॉडी है, एंटीजन है, ठीक है, एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड होंगे ये कम्प्लेक्स, तो वहां पे हमारे मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, हमारे न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं. ये सेल्स क्या करते हैं? इन इम्यून कम्प्लेक्सेस या एंटीजन एंटीबॉडी को कम्प्लेक्स को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं और इन्हें फेगोसाइटोसिस के हेल्प से किल करने की कोशिश करते हैं. क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस की हेल्प से किल करने की कोशिश करते हैं और इन्हें बॉडी में से क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं. क्या कर देते हैं? एलिमिनेट मतलब निकाल देते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होता है? हम बीमारी से बच जाते हैं. यही नॉर्मल सिनेरियो है. ठीक है, बट क्या होता है, जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव नंबर में एंटीजन का नंबर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, तो जब एंटीजन ज्यादा बनेंगे एंटीबॉडी भी ज्यादा बनेंगे, तो एक्सेस इम्यून कम्प्लेक्सेस बनेंगे, हमारे ज्यादा एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बनेंगे, तो हमारी बॉडी के लिए वो बहुत दिक्कत की बात है. बॉडी के लिए बहुत हार्ड हो जाएगा उनको क्या करना? क्लियर करना या उनको एलिमिनेट करना, क्योंकि कम होते हैं तो बॉडी फटाफट से उनको क्या कर लेती? एलिमिनेट कर लेती. बट क्या है, जब एक्सेसिव इम्यून कम्प्लेक्स बन रहे हैं तो बॉडी के लिए भी बहुत टफ हो जाता है उनको एलिमिनेट करना. ठीक है, तो ऐसे हाइपर सेंसिटिविटी कॉज होती है टाइप 3 वाली. अब हम पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब ये पाथवे कौन सा फॉलो करता है. तो ये हमारा 3 फेसेस में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना. क्या है? 3 फेसेस में हमारा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है. सबसे पहले इम्यून कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब इम्यून कम्प्लेक्स फॉर्मेशन. इम्यून कम्प्लेक्स क्या? एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स. तो जब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं तो वो हो गया फेज 1. इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन, जब वो डिपोजिट होंगे कहीं पर तो वो हो गया हमारा फेज 2. और फिर है इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू इंजरी. तो जब ये कम्प्लेक्सेस डिपोजिट होके हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कर रहे हैं और हमारी टिश्यू को इंजरी कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा फेज 3. ठीक है, तो ये 3 फेसेस में हमारा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है. अब एक एक करके फेसेस देख लेते हैं. सबसे पहले हमारा इम्यून कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, नाम से ही पता लग रहा है अब क्या होगा? इम्यून कम्प्लेक्स हमारा फॉर्म होगा. क्या है? जब भी कोई एंटीजन है, कोई पर्टिकुलर एंटीजन है हमारी बॉडी में एंटर हुआ, ठीक है, एंटीजन या तो एंडो होगा या क्या होगा? एक्सो होगा. अब ये एंडो एक्सो क्या है? एंडो मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर का ही है, विद इन का है. ठीक है, और एक्सो मतलब कोई हमारी बॉडी में आउटसाइड से आ रहा है. ठीक है, तो
विद इन का जैसे हमारा SLE में होता है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस में होता है, और आउटसाइड से हो गया कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है उस वजह से हो गया। तो जैसे भी करके एंटीजन जब हमारी बॉडी में क्या होता है, एंटर होता है, हमारी सर्कुलेशन तक पहुंच गया वो एंटीजन, तो अब क्या करेगी हमारी बॉडी, जब एंटीजन आया है तो आंख बंद करके क्या प्रोड्यूस कर देगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर देगी। तो जब एंटीजन भी बन गया हमारे पास, एंटीबॉडी भी आ गया, तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बन जाएंगे, जिनको हम और क्या बोल सकते हैं इम्यून कम्प्लेक्सेस हमारी बॉडी में फॉर्म हो जाएंगे। यही होगा, ठीक है। तो हो गया हमारा फेज 1। फेज 1 में यही था ना, इम्यून कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो हो गया हमारे इम्यून कम्प्लेक्सेस फॉर्म हो गए। अब अगर हम बात करें इनके डिपोजिशन की, तो डिपोजिशन में क्या है, इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन, तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस जो हमारे बने हुए थे, ठीक है, वो हमारे वेरियस ब्लड वेसल्स में, काफी सारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, वहां पे बैठ जाएंगे, बोलेंगे ये तो हमारा घर है, हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है, हो गए डिपॉजिट। अब क्या है, कहाँ डिपॉजिट होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे, ग्लोमेरुलाई में हो जाते हैं। ग्लोमेरुलाई कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। या साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल मेम्ब्रेन में जाकर हमारे ये क्या हो जाएंगे, वहां पर बैठ जाएंगे कि अरे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और भी ऐसी काफी जगह हैं जहां वो डिपॉजिट हो सकते हैं। मैं ये एग्जाम्पल में 2 बता रही हूँ, ठीक है। ये कौन सी साइट को चूज करते हैं, एक तो उन साइट्स को जहां पे काफी सारी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, और जहां का फिल्ट्रेशन प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है, जहां का फिल्ट्रेशन प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है। ये स्पेशली एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस उन जगहों को चूज करते हैं सेटल डाउन होने के लिए, ठीक है। तो एग्जांपल में हो गया हमारा ग्लोमेरुलाई एंड साइनोवियल जॉइंट, वहां पर जाके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। अब डिपोजिशन भी हो गई, फेज 2 कंप्लीट हो गया। अब बारी आई हमारी फेज 3 की, जो कि है इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू इंजरी। अभी इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू इंजरी में क्या होता है, जो भी हमारे डिपॉजिट हो रखे थे एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस, ठीक है, अब क्या है, अब बॉडी में पता है इम्यून कम्प्लेक्सेस आ गए, अब बॉडी ने क्या करना है, उनको एलिमिनेट करना है, उस इन्फेक्शन को हमारी बॉडी में से हटाना है। तो उसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्सेज है, वो हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे, वो चालू हो जाएंगे। इम्यून रिस्पॉन्सेज में कौन है, वही जो हमारे एज यूजुअल हीरोज है, न्यूट्रोफिल हो गया, ठीक है, मैक्रोफेजेस हो गया, मास्ट सेल्स हो गए, या एक्टिवेशन हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये हमने टाइप 2 में पढ़ा था, नई वीडियो देखी तो जाओ, अच्छे से समझाया हुआ है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी हमारे ये एक्टिवेट कर देते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस। अब ये तो एक्टिवेट हो गए। अब हमारा यहाँ पे हीरो कौन बनेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या है, हमारे 2 ऐसे सब पार्ट्स हैं, या इसके सब वी कैन से दैट पार्टिकल्स हैं जो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट C3A हमारा एक्टिवेट होगा, और दूसरा कौन, C5A एक्टिवेट होगा। अब C3A क्या करेगा, हमारा जो C3A पढ़ते हैं सबसे पहले हम, C3A क्या करेगा, हमारा मास्ट सेल्स पर एक्ट करेगा। किस पे एक्ट करेगा, मास्ट सेल्स पे। और ये मास्ट सेल्स में हमें पता है कि मास्ट सेल्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हिस्टामिन के, ठीक है। तो मास्ट सेल पर ये एक्ट करके सबसे पहले क्या निकालेगा, हिस्टामिन के ग्रेन्यूल्स को निकाल देगा, ठीक है। अब वो जो थे सेल के अंदर थे, अब वो बाहर आ जाएंगे। अब हिस्टामिन का काम क्या होता है, हिस्टामिन हमारी जो वैस्कुलर परमिएबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है, उसे बढ़ा देता है। वैस्कुलर परमिएबिलिटी मतलब जैसे कि ये हमारी वेसल है, अब इसमें ज्यादा चीजें अंदर बाहर हो सकती हैं, वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसने क्या किया, परमिएबिलिटी बढ़ा दी। अब परमिएबिलिटी बढ़ गई तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल्स घुस सकते हैं, चाहे स्मॉल वेसल है लेकिन ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल्स घुस सकते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जाने के लिए उन्होंने परमिएबिलिटी बढ़ा दी है, किसने, हिस्टामिन ने, ठीक है। तो ये तो हमारा रोल प्ले करा किसने, C3A ने। क्या किया, जो मास्ट सेल्स है उसमें से हिस्टामिन के ग्रैन्यूल्स निकाले, हिस्टामिन ने हमारा क्या करा, वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ाई और वहां पे न्यूट्रोफिल्स पहुंचा दिए ज्यादा से ज्यादा। अब C5A भाई साहब क्या करेंगे, ये भी हमारा कीमो अट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं, मतलब किसी केमिकल को सेल को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब वहां पे बाजार लगा देंगे पूरा न्यूट्रोफिल्स का भर के, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल्स आए, क्योंकि इम्यून कम्प्लेक्सेस भी हमारे पास ज्यादा एक्सेसिव एंटीजन है, ठीक है। तो अब क्या है,
यहाँ से भी न्यूट्रोफिल इकट्ठा हो गया, वहां से भी न्यूट्रोफिल इकट्ठा हो गया। अब जो है ये न्यूट्रोफिल्स वहां पहुंच गए, कहाँ पर, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस के पास। अब ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे, अरे भाई हमें किसको मारना है वो तो पता होना चाहिए, तो ये किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ट्राई टू फेगोसाइटोज देम, इनका काम है फेवरेट, फेगोसाइटोसिस करेंगे, अपने अंदर लेंगे उन्हें, ठीक है, और उन्हें किल करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो ये कम्प्लेक्सेस बने हैं हमारे एंटीजन एंटीबॉडी के, वो बहुत ही ज्यादा टाइटली अटैच हैं ब्लड वेसल्स के साथ। कहते हैं भाई हम नहीं छोड़ेंगे ब्लड वेसल, आप जो मर्जी कर लो। ठीक है, न्यूट्रोफिल जितनी मर्जी जान लगा ले, बट ये अपनी जगह नहीं छोड़ने को तैयार है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल्स फेल्ड टू फेगोसाइटोज देम, क्योंकि वो फेल हो गया, वो तो हिल ही नहीं रहे अपनी जगह से। अब क्या करेंगे हम, अब जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स के अंदर एंजाइम्स होती हैं जो कि जब वो फेगोसाइटोज करती हैं, जब भी वो कम्प्लेक्सेस को अंदर लेते हैं। ठीक है, बट अब न्यूट्रोफिल्स ये तो कर नहीं पा रहे, उन्हें अंदर तो ले नहीं पा रहे, तो वो चालाक बनते हैं, वो क्या करते हैं, जो उनकी एंजाइम्स है वो डायरेक्टली बाहर निकाल देते हैं कि आ बेटे तेरे ऊपर एंजाइम ही फेंक देते हैं हम सारी। तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में जो भी न्यूट्रोफिल्स की एंजाइम है उन्हें बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये एंजाइम जो होते हैं हमारे लाइजोसोमल होते हैं नेचर के। 9-10 में पढ़ा होगा लाइजोसोम भाई साहब जी, जिसके वो सुसाइडल बैग ऑफ सेल है, बहुत ही पावरफुल एंजाइम है इसके अंदर। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस को तो डैमेज करेंगे, साथ में सेल सरफेस को भी डैमेज करेंगे जिसके ऊपर वो बाइंड है। और जब सेल सरफेस को डैमेज करेंगे तो मतलब वो किसकी इंजरी कर रहे हैं, टिश्यू की इंजरी कर रहे हैं। जब टिश्यू की इंजरी होती है तो सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, जैसे कि जब वेसल्स की इन्फ्लामेशन होगी तो वेसिक्यूलाइटिस हो गया, अगर वो ग्लोमेरुलाई में है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा, अगर साइनोवियल में है तो वो आर्थराइटिस करेगा। तो ये हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम हमें शो होंगे ड्यूरिंग दिस हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 रिएक्शन। तो ये पैथोजेनेसिस होता है कंप्लीट हमारा किसका, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। कैसे है, 3 फेजेस में फटाफट से क्विक रिव्यू करते हैं कि इम्यून कम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, फिर डिपॉजिट होते हैं, और फिर इन्फ्लामेशन और टिश्यू इंजरी होती है। फॉर्म कैसे होंगे, एंटीजन आएगा, बाहर से आएगा, अंदर से आएगा, जहां से मर्जी आएगा, सर्कुलेशन में जाएगा, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी हमारे फॉर्म होंगे। ठीक है, जब ये हमारे एंटीबॉडी फॉर्म होंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बन जाएंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, इम्यून कम्प्लेक्सेस। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस है हमारे काफी सारे ब्लड वेसल्स में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, जहां पे फिल्ट्रेशन प्रेशर हाई होगा और जो काफी छोटे होंगे। ठीक है, डिपॉजिट भी हो गए। फिर क्या होगा, जो डिपॉजिटेड एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस है वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेंगे, वहां पे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 2 रिलीज करेगा, C3A C5A। C5A कीमो अट्रैक्टिंग है, न्यूट्रोफिल्स को लाएगा ज्यादा से ज्यादा, और C3A क्या करेगा, हमारा मास्ट सेल्स में से हिस्टामिन निकालेगा जो कि वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल साइट पर प्रेजेंट होंगे। अब ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, उनको रिकॉग्नाइज करके उन्हें फेगोसाइटोसिस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं होंगे, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल क्या करेगा, अपने एंजाइम्स उनके ऊपर ही निकाल देगा, सेल सरफेस को भी डैमेज करेगा, टिश्यू इंजरी भी करेगा, और साथ साथ इन्फ्लामेशन भी होगा। तो ये है हमारा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास आ जाता है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, और हमारा सीरम सिकनेस आ जाता है। ये SLE क्या है, हमारा SLE सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस में क्या है, हमारा खुद का ही जो DNA है वो सेल से डैमेज होके बाहर निकल जाता है, और वो ही हमारा एंटीजन की तरह एक्ट करता है और इम्यून रिस्पॉन्सेस जनरेट करवाता है। और सीरम सिकनेस में क्या है, जब हमारी बॉडी में किसी भी कोई भी, हम जैसे स्नेक विनोम है, ठीक है, तो उसके लिए एंटीबॉडीज हमारा क्या जानवरों में बन रहे हैं, ठीक है, और हम में वो डाले जाते हैं एज एंटी टॉक्सिन किसी भी चीज का। तो ये एंटी टॉक्सिन में होते तो एंटीबॉडीज है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए वो कैसे एक्ट करते हैं, एज फॉरेन एक्ट करते हैं, और इनके रिस्पॉन्स में जब एंटीबॉडी बनते हैं तो इन कम्प्लेक्सेस से आगे जो डैमेज होता है वो भी हमारा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की तरह ही होता है। तो ये हमारे क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। वैसे एग्जाम्पल्स में हमारा आर्थराइटिस भी आ जाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी आ जाता है। ओके, सो होप आपको अच्छे से क्लियर
समझ आ गया हो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड yes, subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.